हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से यूनिट 9 का टॉपिक हजारी प्रसाद द्विवेदी नाकुन क्यों पढ़ते हैं निबंध यूनिट 9 करने वाले हैं। और पीछे की से इससे रिलेटेड क्लासेस हो चुकी है। यूनिट 9 की कुछ निबंध हमने पढ़ ली है और बाकी के निबंध हम जल्दी पूरा कर लेंगे। इस यूनिट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और हमें अगली यूनिट देखनी है। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। क्लास में क्या रहने वाला है? हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण यूजीसी नेट पेपर 2 है उसी के निबंध हम देख रहे हैं, जो कि यूनिट 9 पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। उनको महत्वपूर्ण निबंधों को हमें पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इस निबंध को हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। इनके सार समीक्षा उदाहरण इस क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण नोट्स हैं एग्जाम के अंदर, इसी में से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज का पैटर्न देखते हैं यूजीसी नेट का, उसी आधारित ये नोट्स हम लेकर आए हैं। क्लास को स्किप मत करना, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि बीच के अंदर जो बातें बताई जाती है वे शुरुआत में नहीं होती और अंत में नहीं होती। तो मुख्य बातें क्लास के बीच में ही होगी, तो क्लास के अंदर बने रहिए। देखिए, क्योंकि ऊपर से और अंत तक याद करने से कुछ नहीं होता। पूरी कहानी कंप्लीट आपको समझ में आ जाए, नाटक निबंध आपको पूरा समझ में आ जाए, उसी आधारित हमें कार्य करेंगे। स्किप कर देने से एक इम्पोर्टेंस ये होती है कि इम्पोर्टेंट चीज होती है वो छूट जाती है, इसीलिए हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और इस क्लास के अंदर हम स्किप न करके पूरी वीडियो देखकर, क्लास को पूरा देखकर हम उस क्वेश्चन को भी ठीक कर सकते हैं, जो कि हमारा हर बार गलत हो जाता है। तो गलत को करने की कोशिश मत करें और क्लास को पूरा देखकर अपने ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मौलिक निबंधकार हैं, उत्कृष्ट समालोचक हैं, सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख क्या है, उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार, उपन्यासकार मुख्य बात ये प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा के क्या रहे हैं, सांस्कृतिक विचारधारा, मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक है। ये प्रमुख उपन्यासकार थे, निबंधकार भी है। तो इनका जन्म कब माना गया है? इनका जन्म 1907 में। कब? 1907 में इनका जन्म माना गया है। इनको जन्म को याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्रम इस क्वेश्चन के अंदर है, कई बार पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट इतना है कि कभी हमें गहराई से प्रश्न याद करते हैं तो ऊपर ऊपर से भी पूछ लिया जाता है जन्म, क्योंकि जितने भी कवि लगे, कहानी नाटककार लगे, उनके क्रम, जन्म क्रम हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इनका जन्म हुआ। हिंदी के अलावा वे संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती गुजराती पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। कितनी भाषाओं के जानकार थे? एक तो संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कई प्रकार भाषाएं, बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, कई भाषाओं का। द्विवेदी जी के निबंधों के विषय में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों, मुख्य विविध धर्मों, द्विवेदी जी के निबंधों के विषय में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, शास्त्र, साहित्य, विविध धर्मों, संप्रदायों का विवेचन आदि इसमें है। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। कितने? दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। ठीक है, द्विवेदी जी के निबंध किस किस के ऊपर लिखे गए हैं, ये देखो किस विषय में लिखे गए हैं। तो भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विभिन्न धर्मों, संप्रदायों का विवेचन है। मतलब अलग अलग प्रकार से इन्होंने
निबंध लिखे। अलग अलग विषय के अंदर निबंधों को इन्होंने लिखा है। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो भाग विभाजित किए गए। कौन कौन से देखें? विचारात्मक निबंध दार्शनिक तत्व सामाजिक जीवन पर आधारित निबंध। ठीक है, विचारात्मक निबंध जो दार्शनिक तत्व है उसमें सामाजिक जीवन है उन पर आधारित इन्होंने रचना जो निबंध की रचना की। आगे क्या है? आलोचनात्मक निबंध साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन तथा साहित्यकारों की कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि से वैचारिक निबंध। ये मुख्य दो प्रकार के इन्होंने निबंध लिखे। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद जी के मुख्य निबंध संग्रह। निबंध संग्रह इनको आपको नोट कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अशोक के फूल देखो, PYQ आपको PYQ करना ही होगा। PYQ में ये आ रहे हैं: विचार प्रवाह, कूट, कल्पलता, प्रबंध, चिंतामणि, विचार वितरक और लाल कनेर। ये मुख्य इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, ये पूरे निबंध इनके नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है क्रम लगाना। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मुख्य निबंध कौन कौन से हैं उनके बारे में आप इसमें चर्चा करें। मिलान आ जाता है। ठीक है, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूट, कल्पलता, प्रबंध, चिंतामणि, विचार और वितरक, लाल कनेर, ये मुख्य मुख्य इनके निबंध हैं। आगे देखें। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित कल्पलता हजारिया प्रसाद द्विवेदी जी के 20 निबंधों का संकलन है। किसमें है? कल्पलता में 20 निबंधों का संकलन है जो कि 1951 कब? 1951 कब? 1951 में लिखा गया, प्रकाशन हुआ। ठीक है, इस निबंध के संकलन में संकलित निबंध, इस निबंध के संकलन में संकलित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाण के बाद ठाकुर जी की बटोर, संस्कृति का संगम केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, साहित्य का नया कदम, हम क्या करें, महिलाओं की डायरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी तथ्य इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो निबंध दिए हुए हैं 20 निबंध है। कल्पलता में इनके निबंध है। 1951 में इनका प्रकाशन वर्ष माना गया है। इनके निबंध की रचना का आज हम क्लास में पढ़ेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण निबंध इनके सामने रखे गए हैं। तो आपके सामने है आम बोरा गई, शिरीष के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के महाप्रयाण के बाद ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, साहित्य का नया कदम, हम क्या करें, महिलाओं की डायरी, ये मुख्य मुख्य निबंध इसके अंदर दिए हुए हैं। कितने? 20। कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित कौन सा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके ऊपर बात बताई गई है। द्विवेदी जी ने पशुता मनुष्य, क्या? पशुता मनुष्यता के मूल्य पर विचार प्रकट किए हैं। क्या किया है? पशुता और मनुष्य के मूल्य पर उनके बीच विचार किया है, उनके ऊपर बात की है कि उन्होंने मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर आधुनिक कारक वर्तमान की वैज्ञानिक प्रगति का चित्रण करते हुए अंत में अपना मौलिक विचार दिया है। यह पशुता वृत्ति मानव कल्याण में बाधा है और परस्पर प्रेम और स्व निर्धारित आत्म बंधन ही मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। यह मनुष्यता और पशुता के बीच के विचारों को ऊपर बात किए भी, उनके बीच के जो बात है उनको निबंध के अंदर दर्शाया गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका निबंध हम समीक्षा देखेंगे।
इसके अंदर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, HHPD ट्रिक है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम की, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानववादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है, ठीक है। यह एक ललित निबंध है, तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इस निबंध के माध्यम से बार बार कटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को उद्घाटित किया है, ठीक है। ललित निबंध है, ये निबंध के माध्यम से बार बार जो नाखून हमने काट देते हैं फिर भी उसके बहाने सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा को यहाँ प्रस्तुत करने की बात कही है, सामने बताया है कि प्रस्तुत की है। अपनी छोटी लड़की के प्रश्न पूछने पर नाखून क्यों बढ़ते हैं? अपनी छोटी लड़की के प्रश्न छोटी लड़की के यह प्रश्न यह पूछने पर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार की प्रवृत्ति जाग उठी। उन्होंने उनकी लड़की थी, वह पूछ बैठी कि पूछने से ही कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो खुद ये क्वेश्चन किया। तभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में ललित निबंधकार की निबंध लिखने की प्रवृत्ति जाग उठी। वे इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदिम काल से अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं। ये इनके ऊपर बात है, अपना विचार प्रकट करते हैं। देखिए आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, ये बात तो है, आदि मानव लोग थे वहां। कुछ लाख वर्ष पहले की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात है, लाख वर्ष। आदिम लोग थे जंगली, आदिम लोग आदिम मानव जंगल में रहते थे। अपनी रक्षा के लिए वे क्या करते थे? दांतों और नाखूनों का उपयोग करते थे। उनके जो नाखून थे उनका ही प्रयोग करते थे, दांतों का प्रयोग करते थे और नाखूनों का, जंगल में बचने के लिए। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि आदि मानव लोग जो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए है, तो वो दांतों और अपने नाखून लंबे लंबे रखते थे, जिससे कोई उसे नुकसान पहुंचता तो उनके माध्यम से उसको हटा सकता है, ठीक है। बाद में उसने अपनी रक्षा के लिए पत्थर पेड़ की डाल और हड्डियों का उपयोग किया। बाद में उन्होंने धीरे धीरे विकास किया, तो उन्होंने पत्थर पेड़ की डाल हड्डियों का उपयोग किया, उनसे धारदार क्या बनाए? हथियार। उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जो पेड़ की छाल होती थी उसे नुकीली बनाई जाती थी, पत्थर थे उनसे भी हड्डियों के इस प्रकार से नुकीली चीजें बनाते थे, जो जैसे होता है ना, वो नुकीली चीजें बनाते थे जिससे वो किसी खूंखारू जानवर से बच सके या किसी प्रकार का हमला हो वह उससे अपने आप को सुरक्षा करवाते थे। मनुष्य लगातार उन्नति करता रहा, धीरे धीरे मनुष्य आगे आगे बढ़ता रहा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा, विकास हुआ, ठीक है। उन्होंने लोहे के शस्त्र बनाने शुरू कर दिए। पहले तो उन्होंने पेड़ की डाल हड्डियों से बनाए, उसके बाद में हथियार की तरह उन्हें इस्तेमाल किया, फिर लगातार उन्नति करते रहे, धीरे धीरे विकास करते रहे। उन्होंने बाद में क्या किया? आदिमानव लोगों ने अस्त्र शस्त्र अपनी रक्षा के लिए लोहे के बनाए, लोहे लोहे के अस्त्र शस्त्र लेकर उनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही हथियारों से आर्यों ने अपने असुरों और दूसरी जातियों को पराजित किया। लोग युद्धों में, जैसे किसी भी प्रकार का हम युद्ध ले सकते हैं, युद्ध में भी आर्य ने असुरों से दूसरी जातियों को पराजित किया। उन्होंने लोहे के अस्त्र शस्त्रों का ही उसमें प्रयोग किया, फिर बंदूक आई, फिर तोप बम बने। अब नाखून की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी नाखून
बढ़ते ही जा रहे हैं। ये उन्होंने उन्हें बताया कि नाखून बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार हमारी संस्कृति दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले तो थे पेड़ की छाल से, हड्डियों से, किसी भी प्रकार पत्थरों से अपनी रक्षा करते थे, और बाद में हथियारों की जगह लोहे के अस्त्र आ गए, लोहे के अस्त्र शस्त्र बने। उसके बाद में जो आर्य थे वो असुरों से अपनी जातियों, दूसरी जातियों को पराजित उन्हें परास्त करना, अपने आप को विजयी अनुभव, विजयी बताना, विजयी होना, किसी भी युद्ध में हारना ने, फिर उन किस किस चीजों से ऊपर, प्रगति के ऊपर पहुंचे, विकास की ओर पहुंचे, वो लोहे के अस्त्रों से अपनी रक्षा करते गए और विजयी होते गए। फिर आई बंदूक और तोप। ये बंदूक और तोप और बम बने, जिससे इतनी चीज विकास होने के बाद अब भी लेखक कह रहा है कि नाखून की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी यह बढ़ रहे हैं। इन्होंने कितनी अच्छी बात समझाई है। ठीक है, अब आगे देखें अगले तथ्य में। इस जटिल सवाल में लेखक लगातार जूझता है, और आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्ची ने सवाल किया, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में ये बात गूढ़ चल रही है, विचार चल रहा है उन पर, बात उनके अंदर समझ विकसित कर रही है, कहाँ से लाए उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। नाखून तो उससे भी बर्बर युग की देन है। जब वह नाखून का हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, तो नाखून काटकर वह बर्बरता से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन क्या वास्तव में यह बर्बरता से छुटकारा पा सका है? हिरोशिमा का कांड भी इसी बर्बरता का प्रमाण है। हिरोशिमा का जो कांड हुआ था, वह भी इस बर्बरता का ही प्रमाण है। जितना मतलब नाखून काटे जा रहे हैं, उतना ये जिए जा रहा है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है, अस्त्रों शस्त्रों को, जैसे तोपे बनी, बम बने, उनसे अब फिर भी कह रहा है कि नाखून की कोई जरूरत नहीं है। नाखून बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रही है, बर्बरता से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन नहीं पा रहा है। ठीक है, प्राचीन पुस्तकों में नाखून को सजाने और संवारने संबंधी उल्लेख है। वात्स्यायन के कामसूत्र से मालूम पड़ता है। ये रचना है वात्स्यायन की कामसूत्र, महत्वपूर्ण रचना है। आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य अपने नाखूनों को तरह तरह से सजाता संवारता था। इन उल्लेखों से लेखक को भारतवर्ष की एक विशेषता का ज्ञान हुआ। यहाँ के लोगों के द्वारा अपनी ऐसी प्रवृत्तियों को, जिन्हें हम असत कह सकते हैं, मानवीय रूप में डालने की कोशिश से का पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए। इससे प्रतीत होता है इससे प्रतीत होता है कि भारतवासी शुरू से ही अपनी असत प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते रहे। ठीक है, ये इस प्रकार से है। आपको समझ में आ रहा होगा, आसान भाषा है, समझ में आ रही है। धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ लेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात द्विवेदी जी प्राणी विज्ञान को अपने चिंतन का आधार बनाते हैं। किसको? प्राणी विज्ञान को। प्राणी विज्ञान से मालूम पड़ता है कि मनुष्य के मन की वृत्तियों की इसके पश्चात इसके पश्चात द्विवेदी जी प्राणी विज्ञान का चिंतन करते हैं। किस पर जाते हैं? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान से मालूम पड़ता है कि मनुष्य के मन की वृत्तियों की तरह ये मनुष्य के शरीर में अभ्यास से पैदा होने वाली बहुत सी संभाविक वृत्तियां अभी बाकी है। इसलिए शरीर ने अपने भीतर एक विशेषता पैदा कर ली है कि बिना किसी प्रयत्न के वे वृत्तियां सक्रिय रहती है। कौन कौन सी प्रवृत्तियां सक्रिय रहती है? वृत्तियां, नाखून बढ़ना, केसों का बढ़ना, आदि ऐसी सहज वृत्तियां जिसके बारे में वह नहीं सोचता। अगर वह सोचता तो उसे मालूम होता नाखून बढ़ा लेने की वृत्ति उसके अंदर पशुत्व की निशानी है। उसे काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की निशानी है। इसलिए पशुत्व पशुत्व के चिन्ह भले ही उसमें रह गए हों, वह पशुता छोड़ चुका है। पशुता के सहारे वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे विकास के लिए नया रास्ता खोजना होगा। हथियार बनाने की प्रवृत्ति भी मनुष्यता की ही विरोधी है। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या रहने वाला है। सॉरी यार, थोड़ा जुकाम होने की वजह से क्लास में बोलने में तकलीफ हो रही है।
फिर भी पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने और पढ़ाने में। जैसे आप क्लास के अंदर बने रहोगे तो हमारी भी मोटिवेशन बना रहता है और अच्छा टॉपिक बना कर रखते हैं। आपकी प्रेरणा ही हमें प्रेरणा देती है। ठीक है, चलिए, इंटरेस्टिंग है। यहाँ लेखक एक प्रश्न और उठाता है कि मनुष्य की प्रगति की दिशा कौन सी है? वह किस ओर बढ़ रहा है? हथियारों को बढ़ाने की ओर या उसे समाप्त करने की ओर? यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर बची पशुता के कारण ही नाखून बढ़ते हैं और इसी कारण हथियार भी। भारतीय संस्कृति के विशेष गुण आत्म नियंत्रण के बल पर सहजता सहजता पशुता पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस के भारतीय अर्थ स्वाधीनता का उदाहरण देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि अपने स्व और अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन भारतीय संस्कृति की कुछ खास विशेषता है। क्या है? कुछ खास विशेषता है। स्व और अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कालिदास का हवाला देते हुए लेखक स्पष्ट करता है कि भारतीय संस्कृति के इस गुण की चर्चा क्या गुण की चर्चा पुरातन पुरातन के प्रति मोह के कारण नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वाधीनता का उदाहरण देते हुए कहते हैं इंडिपेंडेंस जो कि अपने आप द्वारा लगाया गया बंधन है, अपने आप के ऊपर लगाया हुआ बंधन भारतीय संस्कृति की खास विशेषता है। और कालिदास का हवाला देते हुए बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति के इन गुणों की चर्चा पुरातन के प्रति मोह के कारण नहीं रहा। हर बात हर, हर पुरानी बात अच्छी नहीं होती। हर नहीं नहीं हर नई बात खराब है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है पीवाईक्यू के अंदर देखा गया तो आप इसको देख लीजिए कितनी अच्छी बात है कि हर पुरानी बात अच्छी नहीं होती, न ही हर कोई बात खराब होती। आवश्यकता है कि विवेक से निर्णय लेने के लिए अगर हमें अपने सांस्कृतिक कोष से कोई कल्याणकारी वस्तु मिल रही है तो उसे अपना लेने से बेहतर क्या हो सकता है। ये बात है समझाइए कि हर पुरानी चीज अच्छी नहीं होती और हर नई बात खराब भी नहीं। ये बात है समझा रहे हैं। भारत में लंबे समय अनेक जातियां आती रही, उसमें संघर्ष भी हुआ। उनके लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना क्या किया कि उन सब के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला। आसान काम नहीं है खोज निकालना, लेकिन ऐसा एक सामान्य आदर्श और वह है अपने द्वारा बनाए गए बंधनों में स्वयं बंधना। आहार निद्रा व्यय आदि स्वभाव मनुष्य और पशु में एक से है, लेकिन स्वयं श्रद्धा तपस्या त्याग और दूसरों के प्रति संवेदना ही मनुष्य की पहचान है। इसलिए मनुष्य की लड़ाई और झगड़े और बुरे आचरण को अच्छा नहीं समझता। सबके प्रति सहानुभूति भाव अहिंसा सत्य और क्रोध से रहित धर्म का मूल आत्म निर्मित बंधन में है। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हैं कितनी अच्छी बातें निबंध के अंदर दर्शाई गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना रुक जाए और प्राणी विज्ञान के अनुसार अनावश्यक अंग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शायद मनुष्य की पशुता भी समाप्त हो जाए, वह हिंसक हथियारों का प्रयोग बंद कर दे। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम बच्चों को ये शिक्षा देनी होगी कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उससे न बढ़ने देना उसे न बढ़ने देना उसका आदर्श है। और मानव जीवन में हथियारों का बढ़ना पशुता उसे रोकना क्या बताया गया है उसे न बढ़ने देना आदर्श। मानव जीवन में हथियारों का बढ़ना पशुता उसे रोकना मानवता का सूचक है। मनुष्य हिंसात्मक हथियारों को एकत्र करके भारी साधनों की दिखता से क्षणिक सफलता तो पा सकता है, किंतु वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य तो उसे तभी प्राप्त होगा जब प्रेम मैत्री और त्याग को अपनाए, अपने आपको पूरी तरह से सबके कल्याण के लिए समर्पित कर दे। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस विवेकहीन प्राकृतिक वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में भौतिक सफलता तो लाती है
जिनसे मनुष्यत्व का विकास नहीं होता। मतलब ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी साधनों की अधिक सफलता तो पा सकता है हिंसात्मक हथियारों को एकत्रित करके, लेकिन उसे वास्तविक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता। वह तो प्रेम, मैत्री और त्याग से ही हो सकता है। लाखनों का बढ़ना मनुष्य की क्या है, विवेकहीन प्राकृतिक वृत्ति का परिणाम माना गया है। उसके जीवन में भौतिक सफलता तो लाती है, लेकिन जिससे मनुष्य में मनुष्यता का विकास नहीं होता। आत्मनियंत्रण के द्वारा ही मनुष्य अपनी प्राकृतिक वृत्तियों को वश में करता है। आगे क्या है, मानवता के उज्जवल आदर्शों की ओर बढ़ता है। द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से नाखूनों को प्रतीक बनाकर क्या समझाने की कोशिश की है कि प्रतीक बनाकर किनको, नाखूनों को व्यंग के माध्यम से आज के तथाकथित बाहर के सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज का कटाक्ष किया है। कि कितनी बात अच्छी बताई इन्होंने, व्यंग करके बात बताई है, प्रतीक बनाया किनको, नाखूनों को, कि अंदर से बाहरी रक्षा करने के लिए उन्होंने कितने प्रकार क्या कुछ भी बना लो, कौन सी हथियार बना लो, रक्षा की जा सकती है। लेकिन सच्ची रक्षा वही है जिसमें त्याग, तपस्या और अच्छा भाव हो, मैत्री भाव हो, उससे ही प्राप्त किया जा सकता है, जो सबके लिए कल्याण में है। हम हथियारों से अपनी रक्षा करके बाहरी रूप को तो रक्षित कर सकते हैं। ये बर्बर समाज की एक बात बताई है कि बाहरी रूप को दिखाया है उसको, समाज के नजरिए को, तो इस पर बताया है, इन पर इस बात पर कटाक्ष किया है। इस निबंध में भारतीयता की महत्ता, यहाँ के लोगों की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, रहन सहन, भाषा, ज्ञान, सांस्कृतिक अभ्युत्थान पर सम्यक रूप में प्रकाश डाला है। इसमें राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति पर व्यंग रूप से विचार किया है। ठीक है, उनके विकास को बताया कि पहले मनुष्य क्या था, क्या बन गया, धीरे धीरे नाखूनों की जो जरूरत थी वो कम होती गई, उनकी जगह हथियारों ने ले ली, विकास निरंतर बढ़ता रहा। किस प्रकार के हमारे हथियार आए, कौन कौन से हथियार आए, तो कुछ हड्डियों के, कुछ पेड़ की छाल से, किसी भी प्रकार से अपने पत्थरों को इकट्ठा कर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, जो आर्य लोग थे, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों को पराजित करके बम जो भी कुछ बनाए, तोप बनाई, अपनी रक्षा की, धीरे धीरे विकसित दिखाया गया। लेकिन क्या है, असली जो जीत है वो नहीं है कि बाहरी रूप से किसी भी प्रकार अस्त्र शस्त्रों से हमें बाहरी रूप को तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से रक्षा की जा सकती है, लेकिन आंतरिक रूप से रक्षा किस प्रकार हो सकती है, तो वह आदर्श रूप में ही हो सकती है, मैत्री भाव में हो सकती है। यह बाहरी रूप वाली तो पशुता मानो हिंसक हथियारों का द्वारा ही होती है, पशुता का मानव का बताई गई है। ठीक है, और देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये आज देख लेते हैं क्या साथ साथ, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो निबंध के पूछे जाते हैं, तो वह कोटेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण निबंध क्यों पढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। कुछ लाख वर्षों की बात है कि जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा था, उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे, असल में वही उसके अस्त्र थे। ये कोटेशन देकर पूछ ली जाएगी कि यह किस निबंध से लिया गया है। ठीक है, आप इससे पढ़ने मात्र से ही पता लगा लो जंगली मनुष्य का जिक्र किसमें और वन मानुष जैसा जिक्र, ये बात आप पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर से ये आपको समझ में आ जाएगी ये बातें किस निबंध में की गई है। ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है अब नाखून को जिलाया जा रहा है, पर मनुष्य है कि अब उसे काटा जा रहा है। तो ये बात किस निबंध में की गई है, ये आपको पूछ सकते हैं। एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखें।
मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी-कभी निराश हो जाता हूँ कि उसकी यह भयंकर पास भी व्यक्ति के जीवन का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। ये क्वेश्चन, ये नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में ये बनता है। पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का फिर है इसके अंदर देख सकते हैं ये। हाँ, ये देख सकते हैं 4 पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य व्यक्तियां रह गई है। ये देखिए, यहाँ से आपको पता ही चल रहा होगा कि इस बात का जिक्र किस निबंध में किया गया है। तो दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियों की अनायास की और शरीर के अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें एक है और केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। ये बात किस निबंध में इस बात का जिक्र किया गया है तो आप देख सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किनके द्वारा रचित है? आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो आपको ये बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये निबंध कहानी है तो आसानी से याद हो जाती है। उपन्यास, नाटक और थोड़ा सा अन्य विधा जो कि यूनिट 5 उनमें थोड़ा सा देख लें, पात्रों वगैरह ज्यादा रखे दिए होते हैं उनको, ये आसान हो जाएगी उसे इतना। ये आसान है, ये हो जाए, ये तो नहीं है। इसे पक्का याद करना पड़ेगा, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा तभी याद होगा। एक दो बार आपने 3-4 बार पढ़ लिया ना तो हो जाएगा। उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की सैगात जो व्यक्ति है उसे पशुता का प्रमाण उसके पशुता का प्रमाण है। उसे काटने की जो प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यता की। ये भी पीवाईक्यू में है। आप पीवाईक्यू पढ़े, पता चलेगा कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन एनटीए पूछता है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। वह सौ के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर वह अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट तथ्य इसके अंदर लाए हैं। कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए होते हैं तो उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। सब इम्पोर्टेंट है आपको, हमने इम्पोर्टेंट ही चीजें आपके लिए पूछ लिया जाएगा कि यूजीसी नेट में जो निबंध है तो ये लाइन दी जाएगी और उसके अंदर आपको आगे पूछा जाएगा कि ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार निद्रा आदि में पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे है जैसे अन्य प्राणियों में है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना, श्रद्धा, तत्व त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, उद्भावित बंधन है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट निबंध था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हमने सभी कर लिए हैं और इसी के साथ हम आज की क्लास, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए निबंध के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है तो इसके लिए भी एक लाइक, शेयर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की क्लास आपको और चाहिए नए टॉपिक के साथ, अन्य कौन से टॉपिक, कौन सी यूनिट शुरू करनी है उसका भी कमेंट करें। जो हम नए पेपर पैटर्न के आधार पर इस क्लास को लेकर आ रहे हैं और एक कमेंट आपका हमारा मोटिवेशनल है। इसके लिए हम और अच्छी वीडियो बनाकर लाएं, आपके लिए नई क्लास अच्छी बनाकर लाएं। और क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद और ठीक है, कल मिलते हैं। बाय, टाटा।